चलो देखो, पिछले सेशन में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी किस पे? आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल। बताया था आवर्त सारणी के अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इनको क्या नाम देते हैं? और वर्ग कितने हैं? आवर्त सारणी में ऐसी कुछ क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको क्या नाम देते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या। आवर्त सारणी के जनक पूछे तो कौन है? हेनरी मोजले सारी रात रोई मरो पड़ोसी आगे क्या खाता रोई बेटे लो जीव तो ही है। मैंने बोला था आवर्त सारणी के जनक या पिता प्राणियों मेंडेलीफ, और बताया था अगर यहां पे नाम आ जाए ना आधुनिक तो उत्तर चेंज होगा। आधुनिक नाम आते आएगा मोजले। वर्ग बताए थे 18, पहले और दूसरे वर्ग के नाम भी बताए थे। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग कौन सा वर्ग होता है? क्षारीय धातुएं। और दूसरा वर्ग? चलो अब पढ़ते हैं अपने वर्ग नंबर 13। कुछ इस प्रकार से यहां से इधर आपके पास आवर्त सारणी एक बार खोल के चेक कर लो। ऐसे वर्ग है, यहां पे वर्ग है आपका अंतिम 18वां, यहां पे वर्ग है 17वां, यहां पे 16वां, यहां पे 15वां, यहां पे 14वां, यहां पे 13वां। बोरोन से शुरू होता है। बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैंने आपको 20 तक परमाणु याद करने दिए थे। किस किस को याद है? हाथ उठाओ। बाकी मैंने क्या बोला था? कम से कम 20 परमाणु आपको लगातार याद करके आनी। कौन याद कर सी? मैं याद करूंगा। थर कहा था ना 20 तक परमाणु याद करके आनी। केमिस्ट्री सीखनी है ना तो ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 20 तक परमाणु याद नहीं करोगे तो भूल जाओ, फिर रसायन विज्ञान नहीं हो पाएगी। फिर ये कह कबूतर है, ये कह कबूतर है। जैसे हिंदी के कह कबूतर होते हैं ना, ऐसे केमिस्ट्री रासायन विज्ञान कह कबूतर यही है। ये नहीं आएंगे तो भूल जाओ फिर। पिछले वाली क्लास में मैंने कहा था, कल तो संडे था, कि 20 तक परमाणु याद करके आनी। हाँ तुम लोग विदुषी हो, याद है क्या? थे विद्वान हो, थे विदुषी हो गए। जेंडर चेंज करवा दूं ना मैं। हाँ इधर बताओ किसको याद है? याद करके आयो, सुना दो फटाफट। करो सारे याद करो, वैसे पार नहीं पड़ेगी। सुना दो, सुना दो। नहीं बैठे बैठे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे बैठे बोल दो, बोल दो। दस तक नहीं, 20 तक याद। 20 तक लगातार सबको याद होनी चाहिए। किस तरीके से लगातार? देखो 20 तक आप 10th में याद करके आए हो। 20 तक याद के बिना तो 10वीं क्लास भी पास नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते थे कार्बन वाले टॉपिक में, रासायनिक भौतिक अभिक्रिया पढ़ते थे, वहां भी जरूरत पड़ती थी। 20 तक साइंस के टीचर ने कूट कूट के याद करवाएंगे तुम लोगों को। लगातार याद होनी चाहिए। किस प्रकार से? सुन लो, अभी टाइम वेस्ट मत करो, कल सुनो। कल जिसको याद नहीं हो क्लास से बाहर बिना बोले ही निकल जाना यहां से, कि कुछ भीड़ कम होगी, वैसे गर्मी है। ठीक है, याद करके हो तो याद रहना। लगातार याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आपको इनके नाम याद होंगे तभी तो आप पढ़ पाओगे इसको। भी आपको पता होगा कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। फिर शोधकता सीखोगे तो वह धातु है। कहां पे? दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम, दांतों और हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम है। आप बोलोगे अच्छा फ्लोरीन 17 नंबर पे आता है तो शोधकता -1, तो कहोगे सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन। पता चले क्लोरीन है ना, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। क्लोरीन बोलोगे 17 पे आता है तो सीखोगे जल के शुद्धिकरण में काम आने वाली गैस क्लोरीन, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस क्लोरीन, जल के शुद्धिकरण में काम आने वाली गैस क्लोरीन, ओजोन परत में छेद करने वाली गैस क्लोरीन। जब पता होगा आर्गन गैस 18 नंबर पे आती है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो कहोगे निष्क्रिय गैस, तो विद्युत बल्ब में भर लो। जब परमाणु के बारे में पता नहीं है तो थ्योरी कैसे बताओगे? हर एक परमाणु की क्वेश्चन है, कल याद होनी चाहिए सबको। अब देखो ये वर्ग नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है,
ये 17 है, ये 18 है। याद करवाए थे बैंगन आलू गाजर इन थेला। काशी गए शंकर प्रभु। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओए सलमान शिल्पा तेरी पॉकेट में। फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीलम और करें एक्सरे। इतनी सी बात है, पीप लोग पूरा खत्म। ट्रिक से भी याद करवाया था मैंने आप लोगों को। अब देखो ढंग से, वर्ग 1 और 2 के नाम बताए थे। वर्ग 1 का नाम क्षारीय धातु है, वर्ग 2 का नाम अम्लीय धातु। अब उल्टा शुरू करते हैं। जो मैंने आपको आवर्त सारणी दी थी उसके पीछे जगह, आप जहां पे आपने वर्ग 2 खत्म किया था ना, उसके नीचे जस्ट शुरू करो वर्ग 18। वर्ग 18। वर्ग 1 का नाम बता दिया था, 2 का बता दिया था। अब वर्ग 18 का नाम है। क्या नाम है? इधर देखो, आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने हैं? क्या 18 के बाद कोई वर्ग है ना? 18 वर्ग खत्म हो गए। तो पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का अंतिम वर्ग कौन सा वर्ग है? वर्ग 18। कैसा वर्ग है? वर्ग 18 ऐसा वर्ग है जिसमें पाए जाने वाले सारे के सारे तत्व गैस है। देख रहे हैं? क्या इतनी गैस है और कोई वर्ग में? आपके पास 18 वर्ग आवर्त सारणी में, चेक करो। इतने गैस है और किसी वर्ग में है क्या? वर्ग 18 को चेक करोगे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, सारी की सारी गैसें हैं। इतनी गैसें और किसी वर्ग में नहीं है। तो सारे के सारे तत्व गैस है, इसलिए इसे आवर्त सारणी का गैसीय वर्ग कहा जाता है। किस वर्ग को गैसीय वर्ग कहते हैं? या यूं भी कह सकते हो सर्वाधिक गैसों वाला वर्ग कौन सा वर्ग है? यही है। इतनी गैसें और किसी वर्ग में नहीं है। इसको देखोगे, यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 3 गैस है। यहां पर ऑक्सीजन एक ही गैस है। यहां पर नाइट्रोजन एक ही गैस है। इधर ही नहीं, इधर देखोगे यहां पर एक हाइड्रोजन गैस आएगी। इतनी गैसें और किसी वर्ग में नहीं है। तो आप कह सकते हो सर्वाधिक गैसों वाला वर्ग कौन सा वर्ग है? गैसीय वर्ग बोलो, सर्वाधिक गैस वाला। और इसका क्या नाम बन सकता है? यहां लगा के लिखते हैं ना, सारे नाम है। देखो, सारी गैसें ऐसी है जो ना तो किससे इलेक्ट्रॉन लेती है ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देती है। कैसे लेती देती है आगे पढ़ेंगे, संयोजकता पढ़ेंगे, वैलेंसी सीखेंगे। ऐसी गैसें हैं जो ना तो किससे इलेक्ट्रॉन लेती है ना ही इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन देती तो क्रिया करती, इलेक्ट्रॉन लेती तो भी क्रिया करती। इलेक्ट्रॉन देती तो क्रिया करती, इलेक्ट्रॉन लेती तो क्रिया करती। ना तो इलेक्ट्रॉन लेती है ना ही इलेक्ट्रॉन देती है, तो क्रिया की नहीं। क्रिया की नहीं तो नाम पड़ा अक्रिय गैसें। इसी वर्ग का नाम है अक्रिय गैसें, या इसको इंग्लिश हिंदी में एक और नाम दे सकते हो, निष्क्रिय गैसें। अक्रिय निष्क्रिय एक ही बात है। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस बोल दो। इंग्लिश में कहते हैं नोबल गैस। अक्रिय को इंग्लिश में कहते हैं नोबल, नोबल गैस कह सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेती तो संयोजकता होती माइनस की। जैसे मान लो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है तो ऑक्सीजन होता -2। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेती है तो -3। कैसे लेती है आगे सिखाऊंगा अभी। अच्छा, देती जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम बन गई क्षारीय धातु। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो संयोजकता इसकी +2 बन गई, इसकी +1 बन गई, इसकी -2 बन गई, इसकी -3। कैसे बनती है आगे सीखेंगे। इन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉन लिया ना तो इलेक्ट्रॉन दिया, तो संयोजकता ना तो प्लस की ना माइनस की, सबकी संयोजकता होती है 0। इलेक्ट्रॉन लेते तो होते ऋणात्मक, देते तो धनात्मक। ये तो है न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रॉन था, ना प्लस के ना माइनस के, तो इन्हें उदासीन तत्व भी कहा जाता है। ये ना प्लस की होती है ना माइनस की, इन्हें उदासीन तत्व कहा जाता है। सबकी संयोजकता 0 है तो इसे शून्य वर्ग कह सकते हो, 0 ग्रुप। इतने नाम में से कोई भी नाम आ जाए, एक ही उत्तर होगा वर्ग 18। एक मैंने आपको चीज सिखाई थी आवर्त सारणी में वर्ग 18 है। आज मेंडेलीफ के टाइम में 8 थे। मेंडेलीफ इन्हें वर्ग नहीं कहता था, समूह कहता था। जिसको आज आप वर्ग कहते हो ना, मेंडेलीफ मुझे समूह कहता था। पहले भी आवर्त थे 7, आज भी आवर्त 7 है। आज वर्ग 18 है,
पहले वर्ग 8 थे, वर्ग को समूह कहते थे, तो इनको आप नाम दे सकते हो वर्ग 18 को समूह 8 भी कहते हैं। कैसे होता है अभी सीखेंगे, पहले नाम लिख लो, सिखाता हूं कैसे पढ़ेगा नाम। पेपर में क्या पूछेंगे, आवर्त सारणी का अंतिम वर्ग कौन सा वर्ग है, किस वर्ग को गीशीय वर्ग कहते हैं, बोलेगे वर्ग 18, वर्ग 17, वर्ग 13, वर्ग 2। अक्रिय गैसें किस वर्ग में पाई जाती है, निष्क्रिय गैसें किस वर्ग में पाई जाती है, नोबल गैस किस वर्ग में पाई जाती है, उदासीन तत्व किस वर्ग में पाए जाते हैं, आवर्त सारणी कौन सा वर्ग शून्य वर्ग कहलाता है, 18। इतने नाम लिख लिए। इधर देखो, अब क्वेश्चन कैसे बना, वर्ग 18 क्या है, याद करने का तरीका, हे नीलम और करे एक्स रे, हे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, सारी की सारी गैसें हैं, सारी की सारी गैसें हैं। तो पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिया, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है। तो आप पढ़ के देखो, हे नीलम और करे, क्रिप्टोन आ रही है, यह आ गया निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है। तो आप पढ़ के देखो, हे नीलम और करे एक्स रे, ये तीनों तो है, ये ब्रोमीन नहीं है, वो किसके, ब्रोमीन वर्ग 17 की। समझ गए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा एक उदासीन तत्व है, कौन सी एक अक्रिय गैस है, कौन सी एक नोबल गैस है, कौन सा शून्य वर्ग का एक सदस्य है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो वर्ग का नाम या वर्ग का तत्व, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ध्यान रखना, इनमें से ये अक्रिय गैस है, क्यों अक्रिय गैस है, तो अपने सीखते हैं संयोजकता, चलो संयोजकता बाद में सीखेंगे, पहले वर्ग के नाम पढ़ते हैं। अब आते हैं वर्ग 17 पे, फिर सिखाऊंगा संयोजकता प्लस माइनस कैसे बनते हैं। अब आते हैं वर्ग 17 पे, जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दी थी उसके पीछे व्हाइट प्रिंट पड़ा है, खाली एकदम स्पेस पड़ा है, उसमें लिखना, ये आवर्त सारणी के पीछे लिखनी है सारी चीजें। वर्ग 17 का नाम है हैलोजन वर्ग। पेपर पूछेंगे आवर्त सारणी किस वर्ग को हैलोजन वर्ग कहते हैं, वर्ग 17 कहते हैं। वर्ग 17 कहां शुरू होगा, फ्लोरीन से। अगर 10 तक परमाणु याद है पता चलेगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन F, फिर कल 12 एंटी, सिंपल, फिर कल बाहर आई एंटी, वर्ग 17, इसका नाम हैलोजन वर्ग है। हैलोजन नाम की समस्या क्या है, हैलो शब्द का अर्थ होता है लवण बनाना, हैलो का अर्थ, हैलो शब्द का मतलब होता है लवण बनाना। जैसे नमक है, नमक लवण है ना, एक उदासीन लवण है, सोडियम क्लोराइड, नमक लवण है। हैलो शब्द का अर्थ है लवण बनाना, जन का मतलब है जनता, लवण बनाने वाले सदस्य या लवण बनाने वाली जनता वर्ग नंबर 17 से बिलोंग करती है, तो नाम हैलोजन वर्ग है। कैसे लवण बनते हैं, वो परमाणु उठाओ, कुछ परमाणु लेता हूं वर्ग 17 की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मान लो 1-2 कोई भी उठा लो आपका मन करे, सोडियम के साथ जोड़ दिया, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक बन गया, खाने वाला नमक, लवण है। अच्छा ये ना जोड़ो तो ना जोड़ो, कोई जरूरी नहीं, और जोड़ दो। इन सबके साथ में कोई और धातु जोड़ दूं, जैसे मैंने बोला चांदी जोड़ दूं, सबके साथ चांदी होती, सिल्वर पढ़ाया था मैंने आपको, सिल्वर, अर्जेंटम या फिर रजत चांदी के नाम है। तो सिल्वर पीछे क्लोरीन लगी तो पढ़ो क्लोराइड, तो यह बना सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। यह क्या लवण है, सारी सारी। कैसे लवण है, फोटोस्टेट मशीन देखी है, उसके अंदर एक कांच लगा होता है, ग्लास बड़ा सा, आया वो क्वेश्चन है पिछली बार सीटेट के अंदर। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में काम आने वाला लवण सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर ब्रोमाइड ये काम आता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया। आजकल आपकी फोटो आती है, वो आती है कलर प्रिंट आता है पासपोर्ट साइज की, है ना। पुराने वाले जमाने में नेगेटिव आते थे, देखे होंगे, रील्स आती, काले काले भूत से दिखते थे, ये टेढ़ होकर के देखता है हमारो ये पड़ोसी है ना, वो काले काले भूत से नेगेटिव कहते थे। वो क्या ये है, आजकल कलर प्रिंट है ना, इसको हिंदी में क्या कहते थे,
हिंदी में कहते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी। श्वेत श्याम यानी नेगेटिव, वो किससे बनते थे? वो इससे बनते थे। श्वेत श्याम फोटोग्राफी विक्रिया में ये काम आता है। आगे पढ़ाऊंगा धातुओं में, अभी समझ लो। ये क्या है? लवण है। ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड। पिछली बार आया क्वेश्चन एलडीसी के अंदर। ये सिल्वर आयोडाइड क्या काम आता है? कृत्रिम वर्षा करवाने में, कृत्रिम वर्षा करवाने में काम आने वाला यौगिक ये सिल्वर आयोडाइड है। ये क्या? लवण है। ये लवण आए कहां से? वर्ग नंबर 17 के तत्व वो बना रहे हैं धातुओं के साथ मिलकर। वो नहीं होते तो ये ना है तो लवण भी नहीं है। तो वर्ग 17 के सदस्य धातुओं के साथ मिलकर के साल्ट बनाते हैं, साल्ट, लवण बनाते हैं, इसलिए नाम पड़ा हैलोजन वर्ग। कृत्रिम वर्षा समझते हो? रेडीमेड बारिश, रेडीमेड सब कुछ चलता है आजकल, है ना? हाँ, रेडीमेड बारिश भी होती है। मूवी के अंदर देखते हो ना, रेडीमेड बारिश होती है। वो 3 घंटा की फिल्म हुआ, 6 बार मैं आ जाइए, गानों आई और मैं आ गयो, गानों आई और मैं आ गयो। क्यों भाई? तेरा बाप को रात है कि वो काम इसी का है, सिल्वर आयोडाइड का है। सिल्वर आयोडाइड का क्या होता है? नम और आर्द्र वायुमंडल। वायुमंडल का पहला मंडल है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, वही मंडल। 5 मंडल है ना? तो पहला मंडल जो था समताप मंडल, वो अगर नम हो उसके अंदर आप इसकी बौछार करवा दो। किसकी? इसकी, सिल्वर आयोडाइड की। तो ये वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाली नमी को पानी की बूंदों में सिकोड़ देता है। वो नीचे जब गिरेगी, नीचे जाल लगा देते हैं। वो टिप टिप बरसा पानी, नीचे सॉन्ग चल रहा है, हीरो हीरोइन नाच रहे, तुम लोग सोच रहे हो मैं आ गया। कुछ नहीं है ऐसा, रेडीमेड बारिश है वो, कृत्रिम वर्षा है, वो इससे होती है। समझ गए इसका नाम क्यों पड़ा? ठीक है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भूलो ना कि नाम है तो है क्यों। तो पेपर में क्या पूछेंगे? निम्न में से कौन सा एक हैलो तत्व है? अब आपसे मैंने पूछा निम्न में से कौन सा एक हैलो तत्व है, बताओ। तो आप सोचो, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर ब्रोमीन है। समझ गए? हैलो तत्व। ये वर्ग 16 का नाम है, लिख लो। अब वर्ग 17, तो सॉरी वर्ग 17 16 पे पढ़ते हैं। 18 हो गया, 17 हो गया, 16 पढ़ते हैं। वर्ग 16 का नाम क्या है? वेरी गुड। वर्ग 16 का नाम है चैल्कोजन वर्ग। ठीक है, चैल्कोजन वर्ग। चैल्को शब्द का अर्थ, चैल्को का अर्थ, हाँ, वो है अयस्क बनाना। पेपर में पूछेंगे किस वर्ग को चैल्कोजन वर्ग कहते हैं? वर्ग 16 को। या वर्ग 16 को क्या कहा जाता है? चैल्कोजन वर्ग, निकोजन वर्ग, हैलोजन वर्ग और नोबल गैस। तो उत्तर आ जाएगा चैल्कोजन वर्ग। अब अयस्क बनाना ये क्या है? उतार लो, वर्ग 16 का नाम पढ़ते हैं, अयस्क क्या होता है? वर्ग 17 को रफ कर दो, लिख लिया ना? ठीक है, ये लो, कोई बात नहीं, ये लो उतार लो। अब देखो, एक होता है खनिज, जीके में पढ़ा होगा आपने। एक होता है अयस्क। ठीक है, क्या होता है? देखो, पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं जिनको खनिज कहते हैं। कोयला क्या है? खनिज है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोक, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये क्या है? खनिज है। पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं जिन्हें के नाली नींद आवेगी नहीं, कट हो रहा था तन्नी गू डब्बादार है। हाँ, तुझे एक बोल रहा हूं, उड्डी को नहीं कहते नींद, सीधा बैठता नहीं आएगी। ठेको ले रहा कह रही है यहाँ करे, यहाँ मैं सोचो घोटा हुआ करके ये चक्कर है। इधर देखो, पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ अरे बोलो मत रे, पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ पदार्थ खोदकर निकाले जाते जिन्हें खनिज कहा जाता है, और वे खनिज जिनका निकलना लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे आपको मान लो लोहा चाहिए, कहां से निकलेगा? धरती से निकलेगा। तो खोदोगे तो है नहीं कि लोहे का नीचे सीधा लोहे का भंडार पड़े, गार्डर पड़ी, काट ली, लगा ली, ऐसा तो नहीं है ना। लोहा चाहिए तो या तो बाहर निकलेगा ये फेरस ऑक्साइड, या बाहर निकलेगा फेरिक ऑक्साइड, या तो निकलेगा हेमेटाइट या मिलेगा मैग्नेटाइट। इस हेमेटाइट मैग्नेटाइट का शुद्धिकरण करवाएंगे, ऑक्सीजन को उड़ा देंगे, शुद्ध लोहा प्राप्त कर लेंगे। तांबा चाहिए तो कॉपर पाइराइट बाहर आएगा, इसमें सल्फर उड़ाएंगे, शुद्ध तांबा प्राप्त करेंगे। चांदी चाहिए तो अर्जेंटाइट बाहर आएगा, अर्जेंटाइट, ये सिल्वर सल्फाइड बाहर आएगा। अर्जेंटाइट का शुद्धिकरण करवाएंगे, चांदी मिलेगी। एल्यूमिनियम चाहिए तो बॉक्साइट बाहर आएगा,
बॉक्साइड का शुद्धिकरण करवाएंगे, एल्यूमिनियम निकलेगा। आपको चाहिए कैल्शियम, तो डोलोमाइट बाहर आएगा। ये है क्या? ये लोहे का अयस्क है, ये लोहे का अयस्क है, ये तांबा का अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये चांदी का अयस्क है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। तो अयस्क बने कैसे? ओ लगा तो पढ़ोगे ऑक्साइड, एस लगा तो पढ़ोगे सल्फाइड। तो कहां से आए? देखो यहां से आए। अयस्क या तो होते हैं ऑक्साइड या होते हैं सल्फाइड, या मिनिमम मिल जाते हैं, कई बार सिल्वराइट भी मिल जाते हैं। तो वर्ग 16 के सदस्य है ना, वो धातुओं के पीछे जुड़ करके अयस्क बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चेलकोजन वर्ग नाम पड़ा। अयस्क या तो मिलेंगे ऑक्साइड या अयस्क मिलेंगे सल्फाइड, नहीं तो रेयर चांस है कि सिल्वराइट भी मिल सकता है। तो अयस्क ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम से बनते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चेलकोजन वर्ग। वर्ग 16 का नाम लिख लिया। अब आते हैं वर्ग 15 पे। वर्ग 15 इतना ही नाम है बस, सारे 18 के 18 वर्गों के नाम नहीं है। पहले के, दूसरे के 18वां, 17वां, 16वां, 15वां, ठीक है। एक 11वां 12वां भी है, उसको भी पढ़ लो। बस इतना ही वर्ग है, सारे नहीं है। आप सोच रहे हो कि 18 के 18 याद करने पड़ेंगे, नहीं, 18 होते ही नहीं, 5-6 ही नाम बस। वर्ग 15 का नाम है निकोजन वर्ग। निकोजन, निको शब्द का अर्थ होता है दम घोटू या फिर विशेला। जन का मतलब जनता या सदस्य। वर्ग 15 के सदस्य है ना, वो दम घोटू प्रकृति के घटक बनाते हैं। जैसे वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस है। फास्फोरस माचिस की तिल्ली में होता है। माचिस की 4-5 तिल्लियां आप जलाकर मुंह में लेना, बंद हो जाएगी जलना, मतलब बुझ जाएगी। जल रही है ना, बंद हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी। अगर अचानक से आपने लिया कि धुआं आएगा नाक से अजीब सी ऐसे आएगी। नाइट्रोजन को ले लो, देख लो, नाइट्रोजन है, वर्ग 15 के सदस्य है, ये बना लेता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं N2O, इसे कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ये होती है लाफिंग गैस। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हास्य गैस, हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस, या इसे आप नाम दोगे हंसाने वाली गैस। इसे सूंघने के बाद में मरगो, खर्चो, ब्याह हो, शादी हो, वो रफा सीधी रखेगो, हंसता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सूंघने के बाद। लाफिंग गैस या हास्य गैस कह सकते हैं। काम में लेना पड़ता है, समस्याएं हैं दैनिक जीवन, कलयुग है, सब चलता है। देखो, लाफिंग गैस का मतलब क्या? इसे सूंघने के बाद में आदमी हंसता रहता है। ज्यादा मात्रा में सूंघ ली, मर भी जा सकता है। इसे सूंघने के बाद में आदमी हंसता रहेगा, ज्यादा मात्रा में सूंघ ली, मर भी सकता है। तो वर्ग 15 के सदस्य नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सब दम घोटू विषैले घटक बनाते हैं, इसलिए नाम क्या है? निकोजन वर्ग नाम है। हास्य गैस, हंसाने वाली गैस। समस्या है, अब सोचो इसकी क्या जरूरत है? समस्या है दैनिक जीवन में, किसी को हंसना नहीं आता, किसी को रोना नहीं आता, ये भी समस्या है। रोना तो वैसे नहीं आता महिलाओं को, आजकल मेकअप खराब हो जाता है ना, वैसे नहीं रोती है। पहले वाले जमाने में ना, जब शादी होती लड़कियां बहुत रोती थी, मतलब यहाँ लगा ब्याह कौन करो कि और ही क्यों आड़ चढ़ जाती। आजकल सिस्टम ही कौन है, वो रोते ही नहीं है, क्यों? थोड़ा सा पानी निकला मेकअप खराब हो जाएगा। तो किसी को रोना नहीं आता। जैसे मर्ग वर्ग होगी तो गांव में होता है सिस्टम, जैसे कोई आया तो रोना जरूरी है। अब जैसे पल्लू वगैरह ले रखा है सर पे, घाघरा वगैरह पहनते हैं गाँव में, तो वहां पे ऊपर ले रखा है, तो वहां कोई देखता तो है नहीं भाई सच्ची रोए कोनी, उठा के तो देखते नहीं है। आगे सुंदरियो है, बस आवाज निकलनी है, हो आ करना है लड़के, है ना। अब जैसे चुन्नी वगैरह है, किसी पहन रखा महिला नहीं, रोना है, अब नाटक वहां करना है, अभी रोके दिखाना है, रोना आना, तो रोने वाली गैस भी आती है, क्लोरोप्रिकिन, CCl4, ये लेके आओ, मेडिकल पे मिल जाती है, दे देते हैं मेडिकल वाले, सब कुछ देते हैं मेडिकल वाले, ठीक है ना, पैसे होने चाहिए। इधर देखो, CCl4, क्लोरोप्रिकिन आती है ना, क्लोरोपिन की 2-2 बूंदे डाल लो आंखों के अंदर। जैसे प्याज के अंदर होता है ना एसिटोकोलिन, प्याज काटते हो आंसू आते हैं ना, आप प्याज काट के आ रहे हो, है ना, विवाह शादी में आप मान लो प्याज काट रहे हो, और सामने वाला कोई देख रहा है, प्याज काट के सोच रहा है, रो रहा है बेचारे, कोई आप इधर शादी हो रही, इधर कोई सिस्टम होगा इसका, उसको ये नहीं पता, बापड़ो दिन को लाग रहे गट्टू एक प्याज काटे रोई को, तो उसके अंदर जैसे रसायन है ना एसिटोकोलिन,
ऐसे यहां पर आंखों में डालते ही ना, आंखों के अंदर ग्रंथियां हैं, है ना, लाइसोजाइम एंजाइम तीव्र मात्रा में स्त्रावित होगा और आंखों से पानी निकलना चालू हो जाएगा। आंखों से पानी निकलना चालू हो गया, मुख से तुम चालू कर दो, हुआ, सामने वाला सोचेगा जो मरा था पूरा का पूरा इसी का था, है ना। तो रोने वाली गैस है और हंसाने वाली ये है, ये आते हैं ना CH4 क्लोरोप्रिकिन। हंसने वाली हास्य गैस यदि किसी को हंसना नहीं आता मान लो, तो आप नाइट्रस ऑक्साइड है इसका उपयोग करो, मर्ग पे चले गए ना तो वो देख देख हंस सको, काम ठीक है रे। तो ये है, हाँ दोनों सागे तो फिर तो ऐसा है नहीं, हाँ ना हाइब्रिड तुम लोग कौन सा निषेचन कर रहे हो, आंखों में डाल रहे हो ना, तो हाइब्रिड कहां से बनेगा, जन्म थोड़ी कर रहे हो। इधर देखो, अब यहां देखो एक परमाणु है, आवर साइड में चेक करो, ये गैलियम 31 पे लिखा हुआ है क्या, देखो इससे पहले जिंक आ रहा है, इससे पहले 29 नंबर पे कॉपर आ रहा होगा, या वर्ग नंबर 11 लिखा होगा। आवर सारणी में देख लो, सारणी नहीं बनानी क्योंकि अपने कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये लिखा तांबा, इसके नीचे लिखा होगा चांदी, इसके नीचे लिखा होगा सोना। वर्ग नंबर 11 को चेक करो, लिखे हुए वर्ग 11 में 3 सदस्य है, तांबा चांदी सोना। सुना होगा तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। तांबे का सिक्का पूरा तांबा होता है, चांदी का सिक्का पूरा चांदी होगी क्या? चांदी के सिक्के मिल जाएंगे दादा दादी के पास आपको, अगर आपने छोड़े हैं तो मिल जाएंगे। चांदी का सिक्का पूरा चांदी होगा क्या? तांबा मिक्स होता है। सोने का सिक्का पूरा सोना होगा क्या? आप जो आभूषण भी पहनते हो पूरा सोना नहीं होता, 24 कैरेट कहते हो ना, सोना 22 कैरेट है, उसमें भी 2 कैरेट तांबा है। शुद्ध सोना तो इतना मुलायम होता है, उसको आप यू बैंड कर लो, ऐसे ऐसे मुड़ सकता है, इतना मुलायम होता है। शुद्ध सोने कभी आभूषण बनते ही नहीं, उसमें तांबा या चांदी मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चांदी का सिक्का जो है ना पूरी चांदी नहीं है, सोने का सिक्का पूरा सोना नहीं है, तो ये तांबा है ना मिक्स होता है इसमें इसमें। तो जो तांबा है वो चांदी और सोने के साथ मिलकर के एक मिश्र धातु बनाता है, जिसे कहते हैं सिक्का धातु या मुद्रण धातु। इसीलिए वर्ग 11 का नाम है सिक्का धातुएं। वर्ग 11 का नाम लिख लो सिक्का धातुएं, बोलो मत, सिक्का धातुएं या फिर मुद्रण धातुएं या फिर कह लो कॉइन मेटल्स। पेपर में पूछेंगे सिक्का धातुएं किस वर्ग में पाई जाती है? अरे सिंपल क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी एक सिक्का धातु है, कौन सी एक मुद्रण धातु है? क्या बोलोगे? चांदी। अरे कौन सी धातु पूछ रहा हूं, निम्न में से कौन सी एक सिक्का धातु है? ऑप्शन मिलेगा तांबा तो सही है, ना आया तो चांदी, भी ना आया तो तांबा चांदी सोना सिक्का धातु। और तांबा सबको पता, पुराना क्वेश्चन हो गया, आदि मानव द्वारा प्रथम बार प्रयोग में ली गई धातु तांबा का। 3 ही है बस, 3 ही होती है बस में, इतना ही है वर्गों के नाम, इसके अलावा आपको कोई वर्ग नहीं पढ़नी। कल पढ़ा दिए थे वर्ग 1 और 2, एक बार दोबारा लिख देता हूं अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। वर्ग 1 हैली ना की रब से फरियाद, क्षारीय धातुएं। वर्ग 2 अम्लीय धातुएं। कितने वर्ग है? टोटल 18 है। नाम किस किस के? वर्ग 1 क्षारीय धातुएं, वर्ग 2 अम्लीय धातुएं, फिर 3 4 5 6 7 8 9 का नाम नहीं है, 10 का नाम नहीं है, 11 पे तांबा आता है, सिक्का धातुएं। उल्टा चल पड़ो, वर्ग 18 एग्रीगेंसी, वर्ग 17 हैलोजन वर्ग, वर्ग 16 चैल्कोजन, वर्ग 15 निकोजन। इतने वर्गों के नाम है, ये वर्गों के नाम याद रखने आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, संयोजकता। फिर आपको न्यूमेरिकल देता हूं, कुछ मैथ के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, सीखेंगे अभी। पॉइंट बनाओ, अब आ जाओ नोटबुक में, आवर सारणी को छोड़ दो, नोटबुक में लिखो संयोजकता, इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। संयोजकता। अरे रवि पानी दे रहे, उसमें पानी है थोड़ा सा, है क्या? देखो संयोजकता है क्या, पहले डेफिनेशन लिखो फिर सिखाता हूं।
परिभाषा लिखो, फिर समझाता हूं क्या होती है। लिखो, किसी परमाणु के बाहरी कोश में, बाहरी कोश को पूरा करने के लिए, किसी परमाणु के बाहरी कोश को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, आदान प्रदान समझते हो, लेना देना, जैसे जीके में होता है आयात निर्यात, आयात खरीदना, निर्यात बेचना, ऐसे आदान लेना, प्रदान देना, लेना देना लिख सकते हो। जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, डेफिनेशन लिख लो पहले। देखो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जो परमाणु आवर्त सारणी में जितने नंबर पे आता है वही उसकी परमाणु संख्या होती है, ये नहीं होती? जितनी उसकी परमाणु संख्या होती है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने बोला सोडियम आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 20 तक याद होंगे तो पता चलेगा 11 पे। क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, तो क्लोरीन पहले पता होना चाहिए आता कितने पे है। मैंने बोला पोटेशियम कितने पे आता है, तो 19 पे। मैंने बोला बेरिलियम कितने पे आता है, 4 पे। मैं कहूं सोडियम की संयोजकता क्या है, संयोजकता जब आपको पता होगी ना तो या बता पाओगे धातु है कि है, धातु है कि उपधातु है। संयोजकता सीखना बहुत जरूरी है। समझो, मैंने आपको बताया था किसी परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने बताए थे, कक्ष बताए थे के, एल, एम और एन। के था पहला कक्ष, था क्या? दूसरा, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन भरने के सूत्र बताए थे 2n²। के का मतलब पहला कक्ष, एल दूसरा, एन तीसरा, एम तीसरा, एन। इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला था 2n²। एन का मतलब कक्ष की संख्या, पहला कक्ष है एन की जगह पे 1 लिखो, दूसरा कक्ष है एन की जगह पे 2 लिखो, पहला कक्ष है एन की जगह पे 1 लिखो, 1 का वर्ग 1, 1 दुए। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में एन की जगह पे 4 लिखो, 4 दुए, 2 का वर्ग 4, 4 दुए 8, 3 लिखो, 3 का वर्ग 9, 9 दुए, चौथे में 16 दुए, ऐसे आएंगे। अब सोचो, ढंग से समझ लो, जैसे सृष्टि में प्रत्येक निकाय अपनी जगह पर स्थायी होना चाहता है, हम सब स्थायी होना चाहते हैं। आपके पास 99 रुपए हैं, आप क्या सोचोगे, मुझे 1 रुपया और मिल जाए, 100 का नोट बन जाए, मेरा खुला पैसा लगे ना, है ना। 999 वो सोच रहा है 1 रुपया और मिल जाए, 1000 बन जाए। वर्तमान में नोट बंद है। 1999 वो सोच रहा है मेरे पास 2000 बन जाए। मतलब प्रत्येक निकाय अपनी जगह पर स्थायी होना चाहता है। जो महीने के 5000 कमा रहा है वो सोच रहा है यार महीने कम से कम 10,000 सैलरी हो जाए ना तो बढ़िया रहे। तो 10,000 कमा रहा है वो सोच रहा है 10 से क्या होता है, कम से कम 25,000 सैलरी होनी चाहिए। जो 25 कमा रहा है वो सोच रहा है 25 से क्या होता है 50,000 हो जाए तो बढ़िया फॉर्च्यूनर लेके आएंगे। 50,000 वाला सोच रहा है 50 से क्या हो, कम से कम 1.5 लाख सैलरी होनी चाहिए। जिसको महीने के 1.5 लाख आ रहे हैं वो सोच रहा है कम से कम 2.5-3 लाख तो आने चाहिए। मतलब स्थायी होने चाहते हैं सब अपनी जगह पर। आप 5,000 कमा रहे हो तो जरूरतें आपकी वैसी होगी। आपको महीने के आप 50,000 कमा रहे हो जरूरतें वैसी होगी, रहेगा सेम ही सिस्टम। 5,000 कमा रहे हो तो जरूरतें 5,000 पे समाप्त होगी,
50,000 होंगे तो जरूरतें 50,000 में भी समाप्त नहीं होगी, 5 लाख होंगे तो और जरूरतें बढ़ जाएगी। ऐसे परमाणु का पहला कक्ष चाहता है छोटे वाला कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास होने चाहिए, मैं छोटा हूं, 2 तो 2 मुझे यार, ऐसे मत करो, 2 बस। ऐसे एल कक्ष चाहता है कि मेरे पास कम से कम है ना, सॉरी ज्यादा 8 तो होनी चाहिए, ज्यादा ना दो 8 तो दो। ऊपर वाला सोच रहा है कि यार 8 नहीं 18 दे दो, ये सोच रहा है 18 नहीं यार 32 दे दो। ये इनकी चाहत है अपनी अपनी। अब इधर देखो, पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, दूसरे में, तीसरे में 18, चौथे में 32, ऐसे भरने हैं। अब सोडियम के लिए अपने बनाए, एक बना के बता रहा हूं आपको मैं, आप सीख जाओगे। ये सोडियम है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, कितने नंबर पे आता है, 11 पे आता है। इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, तो 11 ही भरने हैं। कक्ष बनाएंगे, पहला कक्ष, पहले में कितने आते हैं, 2। दूसरे कक्ष में पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 2 और 8 कितने हो गए, कितने बचे, 1 और बच गया, तीसरे में आएगा 1। मतलब पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना आ गया, हो गए 11 पूरे। पहले में 2 भरने थे, 2 आते 2 भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए, तीसरे में 1 भर दिया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में आपसे पूछे तो उत्तर होगा 2, 8, 1। पेपर पूछे तो सोडियम का निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2, 8, 1, ऐसे होगा। अब पहले कक्ष में कितने आ रहे हैं बताओ, दूसरे में कितने आ रहे हैं, तीसरे में कितने आ रहे हैं। और मैंने बोला था किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम 8, बताया था अपवाद। तीसरे में 18 ना हो, आप 8 भर दो तो भी काम चलेगा, अपवाद सिखाया था। किसी परमाणु के बाहरी कोश में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। अब देखो तीसरे में होने कितने चाहिए थे, 8 है कितने। अब सोचो आपका बिजनेस चल रहा है कोई 8 लाख से, बार बार एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये आपका कोई बिजनेस चल रहा है 8 लाख से, आपके पास 1 लाख रुपए है, कोई बिजनेस शुरू करना है 8 लाख रुपए लगेंगे, आपके पास 1 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का कर्जा उठाकर बिजनेस शुरू करना चाहिए कि अपने 1 लाख किसी को ब्याज पर दे देने चाहिए। 1 लाख अपने वाले किसी को ब्याज पर दे दो, 7 लाख का कर्जा उठाकर बिजनेस शुरू करना मूर्खता है, क्योंकि आप अपने 1 लाख से 7 लाख का ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। तो 7 का कर्जा नहीं लेंगे। सोडियम के पास 1 फालतू था, इसने किसी दूसरे को दे दिया कि ले जा, 1 दिया तो संयोजकता बनी +1। दे रहा है तो देगा, वो धनी है। मान लो मैं आपको 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए दू, 1000 दू तो मैं तो धनी हूं, आप ले रहे हो तो आप ऋणी हो, मांगते हो। तो जो लेगा वो जाएगा माइनस में, देगा वो जाएगा प्लस में। दिया तो संयोजकता होगी धनात्मक, लिया तो संयोजकता। अब ऐसे क्लोरीन पे चेक करते हैं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। पहले कक्ष में कितने आते हैं, दूसरे में, तीसरे में 8 ही होने चाहिए थे, पर 8 है ही नहीं हमारे पास, सारे 17 है। तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8, 8 और 2 10 और 7 17 पूरे हो गए। अब देखो बाहर वाले कक्ष में होने कितने चाहिए, आपका बिजनेस चल रहा है 8 लाख से, आपके पास 7 लाख रुपए हैं, 18 है तो सबसे बेस्ट, 18 नहीं है तो न्यूनतम तो 8 पूरे करने हैं, ये बोला है मैंने। अब देखो 8 लाख से आपका बिजनेस शुरू कर रहा है, आपके पास 7 लाख रुपए। अब आपको 1 लाख का कर्जा लेकर बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। 8 लाख से काम चल रहा, 7 लाख अपने पास है, अब 1 लाख का कर्जा लेने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 1 लाख का कर्जा लेगा, 7 तो थे ही, 1 का कर्जा लिया 8 बन गए, तो 1 का कर्जा लिया -1 हो गया। क्लोरीन आता है 19 नंबर पे, कैसे भरेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10, 9 बचे, तीसरे में 8, चौथे में 1 बच गया। मैंने बोला पहले में अधिकतम 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8 और बाहर वाले में अधिकतम 8 हो सकते हैं। 1 फालतू है, 1 दे दिया, स्थायी हो गया। पहले में 2 होने चाहिए है, दूसरे में 8, तीसरे में 8 है, 1 फालतू दे दिया, +1 बन गया। बेरिलियम 4 पे आता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो पहले में भरनी है, 2 और बच गए, दूसरे में डाल दो। दूसरे में होने चाहिए 8, आपके पास है 2, 6 लाख का कर्जा लेना मूर्खता है, तो अपने वाले 2 जो है त्याग दो। बेरिलियम बनाया +2, कैसे बनती है संयोजकता पता चली।
इसको कहते हैं संयोजकता। आपको कर्जा कब लेना, देखो अब मैं मोटा मोटा बताता हूं आपको संयोजकताएं सारी, स्पीड से लिख देता हूं 20 तक परमाणुओं की डेफिनेशन उतार ली। देखो मैं सारे परमाणुओं की लिख देता हूं, 20 तक लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए संयोजकता कैसे निकालनी है, ताकि धातु या धातु पढ़ेंगे तो सूत्र आप आसानी से बना पाओ। संयोजकता आपको आएगी ना तो ही आप सूत्र बना पाओगे। पेपर में आता है कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, पीने का सोडा, धोने का सोडा, निकालने का सोडा भी होता है ना, मीठा सोडा आता है। हाँ, तो जो फॉर्मूले बनेंगे ना सारे ये इससे ही बनेंगे। ये आती है ना आपको संयोजकता, सूत्र बना लोगे। अब आप सोचते हो ना पानी का सूत्र H2O क्यों है, पानी HO2 क्यों नहीं होता, यहाँ पे 2 लगाए तो लगाए ही क्यों, ऐस थोड़ी उसका मन किया सुनो लागो पिन लगा दियो, ऐस थोड़ी है। संयोजकता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है संयोजकता +1 है, ऑक्सीजन 2 नंबर पे आता है संयोजकता, सॉरी ऑक्सीजन 8 पे आता है संयोजकता -2 है। इसकी संयोजकता इसके पैरों में, इसकी संयोजकता इसके पैरों में। फॉर्मूला बनाते टाइम कभी -1 की गिनती नहीं होती है। तो H ये 2 पैरों में, ऑक्सीजन 1 +1 है ना, 1 लगाओ ना लगाओ भले, ये पहले से ऑक्सीजन 1 कम ऑक्सीजन है ये, तो 1 लगा के बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 1 लिखते हो तो कभी ऐसे कहते हो +1, 10 लिखते हो 10 रुपए तो पहले से प्लस के 10 ये, ऐसा तो नहीं कहते मेरे प्लस के 10 रुपए वापस दे, नहीं कहते ना, पहले से 10 है आपसे मांग रहा है वो तो पॉजिटिव ही, बताने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको जरूरत नहीं। ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। अब आपको संयोजकता लिख के बताओ, देखो पहला परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 1 नंबर पे आता है बस 2 घंटे थोड़ी बढ़नी है। अब देखो 1 नंबर पे आता है 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दे दिया, 1 था 1 दे दिया। क्यों? दुनिया का एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसके अंदर, बोल दो, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, दे ही सकता है। 1 नंबर पे आया, देखो ऐसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आया तो पहले कक्ष है, पहले कक्ष में अधिकतम 2 होनी चाहिए, 1 है तो ये 1 ले तो घटा नहीं, दे तो घटा नहीं, तो आप +-1 भी कह सकते, पर नहीं, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है तो ले नहीं सकता, खाली दे ही सकता है। हाइड्रोजन सदैव पॉजिटिव होगा, अपवाद है ये। अच्छा हीलियम देखो 2 नंबर पे आ रहा है, हीलियम कितने पे आया? 2 नंबर पे आया, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? अब देखो हीलियम और में 2 नंबर पे आता है, मैंने बोला जितने नंबर पे आता है उतने इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20 पे आता है 20 इलेक्ट्रॉन है, जिंक 30 पे आता है 30 इलेक्ट्रॉन है, यूरेनियम धातु बम जिसको कहते हैं 92 नंबर पे आता है 92 इलेक्ट्रॉन है, बस फिक्स है। हीलियम 2 नंबर पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्ष है, और किसी परमाणु के पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 2 होने चाहिए, 2 है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, पहले कक्ष में 2 होने चाहिए ना, 2 है ना, तो लेगा ना देगा, संयोजकता होती है 0 है। इसलिए आप कहते हो प्रकृति की सबसे हल्की अक्रिय गैस, इलेक्ट्रॉन देती तो धन विद्युति बनती, लेती तो ऋण विद्युति बनती ना, अक्रिय क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन लिए ही नहीं, दी नहीं तो क्रिया की नहीं, तो अक्रिय गैस है, तो संयोजकता 0 होती है इसकी। अब लिथियम चलो 3 पे आता है, तो पहले कक्ष में से लिथियम में 3 पे आता है, पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 1 आ गया, 2 और 1 3 हो गए, दूसरे में होने कितने चाहिए? 8, 7 की कमी है, तो 7 लाख का कर्जा लेना बढ़िया कि 1 देना बढ़िया? 1 देना बढ़िया, तो लिथियम बनाएगा +1। ऐसे बेरिलियम 2 देगा, 4 पे आता है +2, बोरोन 3 देगा। अब देखो कार्बन 6 पे आता है, समझ गया? देखो रियल तो वैसे कार्बन की संयोजकता +4 ही होते हैं, माइनस नहीं होता, पर आपके लेवल 10th तक सही रहता है। आप मान लो कार्बन 6 पे आता है ना, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, दूसरे में 4 भर दो, 2 और 4 6 हो गए, दूसरे में होने कितने चाहिए? आपका बिजनेस चल रहा है 8 लाख से, आपके पास 4 लाख है, तो 4 लाख लो तो घाटा नहीं, 4 लाख दो तो घाटा, 50-50 का ऑप्शन है, काम चल भी सकता है, बर्बाद भी हो सकते हो। 8 लाख से चल रहा है, 4 लाख है, तो आप 4 लाख ले भी सकते हो, 4 लाख दे भी सकते हो, दोनों तरफ बराबर है काम, तो 4 लो चाहे 4 दो, लिए तो माइनस, दिए तो प्लस, तो कार्बन की संयोजकता बनती है +-4। वैसे रियल संयोजकता +4 ही होती है, -4 रेडियो क्रिया होता है, खत्म हो जाता है। अब नाइट्रोजन आते को 7 पे, नाइट्रोजन 7 पे आ रहा है, तो पहले कक्ष में कितने आएंगे? दूसरे में होने कितने चाहिए? 8। आपके पास 5 लाख है,
8 लाख चाहिए, 3 लाख कमी है, 3 का कर्जा ले लो। ऑक्सीजन 8 पे आया, पहले में 2 दूसरे में 6, कितने कमी है? 2 की कमी है, 2 का कर्जा ले लो। फ्लोरीन 9 पे आया, पहले में 2 दूसरे में 7, होने कितने दूसरे में 8, 1 की कमी है, कर्जा ले लो। आगे लिख दो, यहां लिख दो संयुक्ता -3, ये -2, या तो 9 पे, पहले में 2 दूसरे में 7, दूसरे में 8 होने चाहिए, 7 लाख का, 1 का कर्जा ले लो। फ्लोरीन -1। अब देखो नियोन आ गई वापस गैस, वर्ग नंबर 18 देखो, हे नीलम और करें एक्सरे, ऐसे आ रहा था। नियोन आ गई 10 पे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में कितने होने चाहिए? पूरे, दूसरे में कितने होने चाहिए? पूरे। ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, संयुक्ता, तो दूसरी है क्रिया गैस कौन है? नियोन है। पहली हीलियम, दूसरी नियोन। लाठी मार के बैठ जाओ। जीरो हो गई। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1, इसका 2, इसका पहले कक्ष में 2, दूसरे में 1, ऐसे बनेगा। इसका क्या बनेगा? 4 है, पहले में 2, दूसरे में 2। बोरोन 5 पे आता है, पहले में 2, दूसरे में 3, 2 और 3 5। कार्बन 6 पे आता है, पहले में 2, दूसरे में 4, पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 6, 8। 7 पे आता है, पहले में 2 और दूसरे में 7। 10 पे आता है, पहले में 2, दूसरे में 8। अब मैं आपसे पेपर में पूछूं आर्गन गैस की संयोजकता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आर्गन कितने पे आता है। अगर 20 तक याद किए पता चलेगा 18 पे आता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, तीसरे में भी 8, 18, 2 और 8, 10, 18, पहले में 2 होने चाहिए पूरे, दूसरे में 8 पूरे, तीसरे में 8 पूरे, 0 है। तो आर्गन तीसरी अक्रिय गैस है। विद्युत बल्ब में भर लो, अक्रिय है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं? आर्गन भरते हैं। क्यों भरते हैं? अक्रिय है, साथ में थोड़ी सी भारी है इसलिए भर दो। ऐसे बनती है संयोजकता। तो पता चला वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता 0 कैसे आती है? ऐसे आती है। समझ गए संयोजकता? अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, इधर देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिंपल सा क्वेश्चन है 10th लेवल के। आपके लेवल पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व से संबंधित है? 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व से संबंधित है? जोड़ के देखो, 2 और 8, 10 और 6, 16 पे कौन आता है? उतरोगे सल्फर। या पूछेंगे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 2, 8, 6। पिछली बार कांस्टेबल में आया था कि 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व संबंधित है? 2 और 8, 10, 2 और 8, 10, 7, 17 क्लोरीन है। समझ गए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? संयोजकता बल्ले पड़ी। उतारना चाहो तो उतार लो फटाफट इसको, नहीं उतारना समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो। पानी बड़ा कहां ले गए रे? गर्मी आ गई यार। अरे बोलो मत, बोलो मत यार, गर्मी वैसे ही बहुत है, क्यों शोर कर रहे हो? चौथी 5 वाल टाबर करे गुरुजी मेरे बर्तो कौन दिया, मेरे चूंठियो बोट दियो, ओ मेरे कापी पाट दी, ओ मेरे बर्तो खा गयो। ते टाबर थोड़ी हो ब्याह नाल हो रहे हो। तो क्या दौड़ा आज जना बेच हो गए? बड़ी बात है। तो सॉरी देश की लाइक तो बनो कोई, सॉरी गए सीधा था देर भूख मारनी है डिग्री। कितनी बार तो कह दिया मैं तो, रोज की क्या सुनो फिर मुंह। अगलो यही कैसे क्योंकि टाबर को नाश करो लड़ी। मैं के तो करवा दे, करवाए तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
2 6 है ना, 2 का कर्जा लेगा ऑक्सीजन -2, ठीक है। भाई लेक्चर में देख लेना, ये रब कर दूं इसको। अब देखो हेडिंग डालो, आवर्त सारणी के ब्लॉक या खंड। सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं बोल रहा हूं? चुप रह जाओ, बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब मेरे को जो बोलता हो दिखे आप बाहर भगा दूंगा, फिर मत बोलना मुझे, सीधी सी बात है, ठीक है। बाहर उड़ दो, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत कोई जरूरी को नहीं भीड़ करनी है, क्यों खोटी करो। ब्लॉक बोल दो या हिंदी में कहते खंड। आपके पास आवर्त सारणी आप ढंग से देखोगे ना, आवर्त सारणी में 4 अलग अलग आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। पहली बिल्डिंग कुछ ऐसी बनी हुई है, ये वर्ग 1 और 2 लिखा हुआ है। फिर यहां से एक अलग ही दिख रही है ऐसे, 3 से लेकर के वर्ग 12 तक। फिर यहां एक बिल्डिंग अलग ही बनी हुई है ऐसी की हुई है, ये 13 से लेकर के वर्ग 18 तक। नीचे 2 पट्टिकाएं बनी हुई है सीधी ऐसे, एक लेंथेनम से शुरू हो रहा है वो लेंथेनोइड है, एक्टेनम से शुरू हो रहा है वो एक्टेनोइड है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक या 4 खंड में बांटा गया है। इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। अब ये कहते कि वो थोड़ी सी गहरी बात है, इतना गहरा आपको पढ़ना नहीं, मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे आपके कक्ष होते हैं ना, KLMN, कक्ष बोल दो या कोष बोल दो या इसे ऑर्बिट कहते हैं। इस कक्ष या कोष के अंदर होते हैं कक्षक, ऑर्बिटल, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। हम कहते हैं परमाणु के नाभिक के चारों कक्ष है, ऐसे कहते हैं ये नाभिक है, इसके चारों कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कक्ष के अंदर कक्षक हो रहे हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऐसे वे परमाणु पहले और दूसरे वर्ग के परमाणु ना, सबके इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाते हैं, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया। वर्ग 13 से 18 के जितने परमाणु हैं सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाते हैं, इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया। इनके डी कक्षक में जाते हैं, डी ब्लॉक में, एफ में रखा गया, एफ कक्षक। ये +2 लेवल की बात है, पर आपको मैंने क्यों बताया है, संख्याएं पूछेंगे आपसे। तो 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। मैं लिख देता हूं एक एक करके सारे, तो आप हेडिंग डालो आवर्त सारणी के ब्लॉक या खंड, नोटबुक में लिखोगे ये भी। यस, एफ ब्लॉक, इसके अंदर पाए जाने वाले तत्व है दुर्लभ, बहुत कम मिलते हैं। जैसे इसके अंदर सीरियम तत्व आ गया, एक अति दुर्लभ तत्व, रेयर चांस है इनके मिलने के, तो इसलिए इनको 28 तत्वों को अलग रखा गया। बहुत कम चांस है मिल जाते हैं, मिलते नहीं है, इसलिए इसको अलग बांटा गया आवर्त सारणी सबसे। आवर्त सारणी के ब्लॉक या खंड, हिंदी में कहते हैं खंड, इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्या याद रखना है, एस ब्लॉक में किन वर्गों को रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो वर्ग 1 तथा 2, अम्लीय और क्षारीय धातुएं जो है ना, कितने तत्व है, 13। वर्ग नंबर 1 में 7 है, वर्ग 2 में 6, 13 तत्वों को एस ब्लॉक में रखा गया। क्यों, इन सारे 13 परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, सबके लास्ट में ऐसा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ा होगा किसी का, अगर बैकग्राउंड साइंस ढंग से रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस टाइप पढ़े होंगे ना, 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ऐसे वो आपको पढ़नी है, आपके नहीं आएंगे। अच्छा, पी ब्लॉक में आएगा वर्ग 13 से 18, 13 से 18। डी ब्लॉक में है वर्ग 3 से 12।
एफ ब्लॉक में लेंथेनोइड और एक्टेनोइड, लेंथेनोइड तथा एक्टेनोइड। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या समस्या है। आप एफ ब्लॉक को देखोगे ना, पहला परमाणु शुरू हो रहा है एफ ब्लॉक के अंदर, नीचे नीचे पट्टिका दी हुई है एल एन, एल एन मतलब लेंथेनम। एफ ब्लॉक में लेंथेनम परमाणु से जो 14 तत्व शुरू होते हैं उन सबको कहेंगे लेंथेनोइड, जो एक्टेनम से शुरू होते हैं उनको कहेंगे एक्टेनोइड। जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें देखो 57 नंबर पे तत्व लिखा हुआ है एल ए, इसका नाम लेंथेनम है। नीचे लिखा हुआ है ए सी, एक्टेनम। तो लेंथेनम के आगे वाले तत्व कहलाते हैं लेंथेनोइड, एक्टेनम के आगे वाले तत्व, ये एक्टेनम के आगे वाले तत्व ये कहलाते हैं एक्टेनोइड। तो इसलिए एफ ब्लॉक का नाम है लेंथेनोइड, एक्टेनोइड। कुल परमाणुओं की संख्या पूछे, एस ब्लॉक में परमाणु है 13, पी ब्लॉक के अंदर जो परमाणु हैं आपको 30 मानने हैं, डी ब्लॉक के अंदर परमाणु है 40, एफ ब्लॉक के अंदर परमाणु है 28। मोटा मोटा ये याद रखना, बाकी परिभाषा के अनुसार यहां पर 12, 13, 14 भी होते हैं, इससे गैर आपको नहीं पढ़ना, मोटा मोटा अंदाजा। यहां पर आप पीरियोडिक टेबल को विराम दे दोगे, इतना पढ़ना है। अब ये परमाणु टोटल हमारे पास कितने, 118। इन 118 परमाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ तो इसमें से धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है। तो इन्हीं परमाणुओं के अब टाइप है आगे, ठीक है। तो लिखो, देखो सुन लो एक बार, आवर्त सारणी में टोटल परमाणु कितने दिख रहे हैं आपको, 118। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, चलो पहले यही पढ़ लेते हैं, वो बाद में बताऊंगा। 118 परमाणु कुछ क्या है, कुछ क्या है, कुछ क्या है, उपधातु, ठीक है। अब एक बार थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लेते इन्हीं के। देखो वापस बता रहा हूं, एक बार फिर मैंने पढ़ाया भी था, अब क्वेश्चन दूंगा, जिससे पूछेगा भाई आंसर बताएगा। कल पढ़ाया था ये परमाणु का सेंटर पॉइंट जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है, और नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसी नाभिक का ही नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। याद आ रहा है, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, नाभिक पर। अब एक बात मैं वापस बोल रहा हूं जो पहले भी मैंने बोली थी, जो परमाणु आवर्त सारणी में जितने नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन ऐसे सिखाया था मैंने आपको, जैसे यूं लिखा है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो न्यूट्रॉन आएंगे। याद आ रहा है, लिखो क्वेश्चन। एक परमाणु X में छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक परमाणु X में 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन उपस्थित है। 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन उपस्थित है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या होगी, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 34 यूनिट, 52 यूनिट, 35 यूनिट, 18 यूनिट। ए में कौन कौन सहमत है, बी में, सी में, डी में,
मैंने बोला है किसी भी परमाणु, क्या पूछा है यहां पे, बताया था परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, किस पर करता है, किस पर निर्भर करता है, और नाभिक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन तथा, और कल ही बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, नाभिक कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, 17, न्यूट्रॉन कितने हैं, 18, 17 2 34 1, उत्तर है 35 यूनिट। समझ गए? पहले टाइप का न्यूमेरिकल है, छोटी सी बात है, कर सकते हो। जब भी द्रव्यमान पूछे आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दो, वो द्रव्यमान आएगा। अच्छा, यही मैंने आपको क्वेश्चन दिया वापस। एक परमाणु X में 13 इलेक्ट्रॉन तथा 14 न्यूट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन तथा 14 न्यूट्रॉन उपस्थित है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। ऑप्शन आपके पास 27 यूनिट, 14 प्रोटॉन, 27 यूनिट, 13 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, 27 यूनिट, 26 यूनिट, 13 प्रोटॉन। एक परमाणु X में 13 इलेक्ट्रॉन 14 न्यूट्रॉन उपस्थित है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी, क्रमशः होगी। क्रमशः जानते हो? हाँ, बढ़ हूं। मैंने बोला X, Y और Z के पास क्रम से 3, 5 और 7 रुपए है, तो रेशियो निकालते हो, क्या करते हो, X, Y, Z के पास क्रम से 3, 5, 7 रुपए का मतलब X के पास 3 रुपए, Y के पास 5 रुपए, Z के पास 7 रुपए, ये होता है क्रमशः। ऐसे यहां भी क्रमशः बताना है। क्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या। सिंपल सी बात है, द्रव्यमान कैसे निकलता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, 14। और मैंने आपको बताया था किसी जो परमाणु आवर्त सारणी पे जितने नंबर पे आता है वही उसकी क्या होती है, हाँ, द्रव्यमान। परमाणु संख्या, जो परमाणु आवर्त सारणी में जितने नंबर पे आता है वही उसकी, जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी उसमें, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतनी, परमाणु में माइनस के कण जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, प्लस के कण उतने प्रोटॉन है। इसलिए परमाणु मूलभूत रूप से होता है उदासीन, शून्य। पेपर क्वेश्चन है, परमाणु मूलभूत रूप से होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, प्रतिलोमित, उदासीन। कैसे, किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन तो -5, 5 प्रोटॉन तो +5, -5 + 5 कितना हुआ। किसी परमाणु 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 10 ही प्रोटॉन है, तो -10 ++ कितना हुआ। तो परमाणु मूलभूत रूप से ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक, उदासीन होता है। इसलिए आवर्त सारणी में आप ऐसे लिखते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे नहीं लिखते, हाइड्रोजन +1, हीलियम 0, लिथियम प्लस, बेरिलियम आ गया +2, ऑक्सीजन पे ऐसे लिखते हो -2, नहीं लिखते, क्योंकि मूलभूत रूप से क्या है, परमाणु उदासीन है। इलेक्ट्रॉन लिए तो माइनस का बनेगा, दिए तो प्लस का बनेगा, मूलभूत क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। अब चेक करो, आपको निकालना द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन तो पता, प्रोटॉन नहीं पता, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पता है। इलेक्ट्रॉन 13 है तो प्रोटॉन में कितने होंगे, पक्का प्रोटॉन 13 होंगे। द्रव्यमान कितना आएगा, 27 यूनिट। द्रव्यमान तो 27 यहां पड़ा, यहां पड़ा, दोनों में पड़ा है। इसने को द्रव्यमान संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या, तो पहले द्रव्यमान आएगा 27, फिर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13, तो प्रोटॉन भी होंगे 13, तो 27, P पॉजिटिव का लिखा हुआ है। उत्तर आ गया बी, आंसर आ गया बी।
हाँ प्रोटॉन की संख्या था द्रव्यमान की संख्या नहीं है तो आता 13 प्रोटॉन, 27। पहले प्रोटॉन आता तो पहले प्रोटॉन बताते, फिर द्रव्यमान बताते। यहां तो स्पष्ट बोला है द्रव्यमान संख्या तथा प्रोटॉन, तो पहले द्रव्यमान फिर क्या आएगा, जो भी है लिख दो। तो क्रमशः का मतलब होगा लगातार, पहले द्रव्यमान पूछा है द्रव्यमान बताओगे, मैं बोलूं प्रोटॉन तथा द्रव्यमान, तो पहले प्रोटॉन बता दो फिर द्रव्यमान बता दो, फिर उत्तर ये होता। अब ये होगा, समझ गए। तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल लिखो, एक परमाणु ए की एक परमाणु ए की, टाइम क्या बचे करो, एक परमाणु ए की, नहीं ए में एक्स इलेक्ट्रॉन, एक्स प्रोटॉन तथा वाई न्यूट्रॉन उपस्थित है। वाई न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है कि वो आपको नंबर ही नंबर देगा, एचआर भी दे सकता है, कौन सी बड़ी बात है ना। वाई न्यूट्रॉन उपस्थित है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या होगी, ऑप्शन दे रहा हूं, एक परमाणु ए में एक्स इलेक्ट्रॉन, एक्स प्रोटॉन, वाई न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या होगी। सिंपल सी बात, क्या पूछा है, द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, नाभिक किससे मिलकर बनता है, तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दूं तो मेरा द्रव्यमान आएगा। प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन की जगह पे एक्स लिख दूं। पहले मैंने आपको अंक दिए थे कि 13 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन, अब मैं ए से लेकर जेड तक अचर दे रहा हूं, तो कौन सी बड़ी बात है, योग ही तो करना है। प्रोटॉन कितने मेरे पास, एक्स प्लस का प्लस, न्यूट्रॉन कितने मेरे पास, एक्स प्लस वाई होगी द्रव्यमान संख्या। कैसे होगा एक्स प्लस वाई, एक्स है वो प्रोटॉन है, वाई है वो न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग ही द्रव्यमान होता है। तो उत्तर ये है, मतलब नंबर नहीं आई तो क्या करोगे, ये समझा रहा हूं आपको। नंबर नहीं आई तो आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, पेपर लैंग्वेज वो कुछ भी पूछेगा, उसकी मर्जी है, कुछ भी पूछ लेंगे वो। अब आप सोच रहे इतना बहुत गहरा लेवल पढ़ा रहे हो, 10th लेवल है ये 10वीं किताब में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वही बता रहा हूं मैं। 11वीं का तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, ये सिर्फ 10वीं का चल रहा है अभी, 10वीं तक का ही आपको पढ़ना है, इससे गहरा नहीं। आपको लग रहा हो बहुत गहरा पढ़ा रहे हैं, गहरा नहीं है ये 10वीं लेवल, ये कुछ गहरा नहीं है, 10वीं से ऊपर करवाया ही नहीं कुछ मैंने अभी तक। इतनी बात क्लियर है, चलो रफ कर दूं। तीन टाइप हो गए, एक और टाइप का लास्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको द्रव्यमान दे देंगे और आपसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ लेंगे, द्रव्यमान देकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ लेंगे, कुछ भी द्रव्यमान देंगे, दो कोई और पूछे। जैसे मैंने दिया एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 35 यूनिट है मान लो, या 40 यूनिट है मान लो। चौथा टाइप है, बस 4 टाइप बनते हैं, चारों बता दिए। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है परमाणु का द्रव्यमान किस में मापा जाता है, तो बार बार पीछे मैं क्या लगा रहा हूं, यू लगा रहा हूं, तो आप बोलोगे यूनिट में। जैसे किसी परमाणु का द्रव्यमान है 14 यूनिट, शॉर्ट में आजकल इसको यूनिट कहते हैं, पुराने वाले जमाने में ऐसे कहते थे 14 एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु का द्रव्यमान किस में मापा जाता है, एएमयू में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का हिंदी में क्या होता है,
एटॉमिक मास यूनिट को हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मतलब परमाणु, मास मतलब द्रव्यमान, यूनिट का मतलब इकाई होता है। पूरा तो ऐसे लिखते हैं 14 AMU, 27 AMU, 35 AMU। शॉर्ट में लिखोगे ना तो आजकल ऐसे आने लग गया 14 यूनिट, AMU नहीं लिखते आजकल। जैसे पहले कहते थे सेंटीग्रेड, सेल्सियस, पहले सेल्सियस कहते थे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, आजकल कहते हैं सेंटीग्रेड। और वही सेल्सियस है वही सेंटीग्रेड है, दोनों सेम ही चीजें हैं। ऐसे पूरा नाम AMU है, शॉर्ट में यूनिट कहते हैं, इसलिए मैं यूनिट लिख रहा हूं। कभी पूछे परमाणु का द्रव्यमान किस में मापा जाता है तो इसमें मापते हैं AMU में। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या आप 40 यूनिट मान लेते हैं, चलो 35 ही मान लेते हैं, चलो 35 यूनिट है। परमाणु में 18 न्यूट्रॉन उपस्थित है। क्या बोला मैंने? 18 न्यूट्रॉन उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। ऑप्शन देता हूं आपको, 17,17, 17,18, 18,17, 17,35। देखो ऐसे लिखते थे, परमाणु ए मान लू, द्रव्यमान कितना? अच्छा, न्यूट्रॉन 17 है, सारा द्रव्यमान 35 है, 35 में 18 तो न्यूट्रॉन है, तो 17 बच गए, वो क्या? वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन 17 है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 ही प्रोटॉन। जब 35 में से 18 तो न्यूट्रॉन ही है, 17 यहां बचे। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी माइनस वाले प्लस वाले दोनों बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन अलग होता है। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है। समझ गए? इसी का उल्टा कर देता कि परमाणु में, परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 35 यूनिट है, ठीक है। मैं बोल देता परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। पक्की बात, द्रव्यमान अगर 35 है, 17 तो इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन 17 है तो पक्का प्रोटॉन भी 17 ही होंगे। अब सारा 35 है, इसमें 17 तो प्रोटॉन आ गए, फिर पीछे बच गए 18, वो न्यूट्रॉन है। तो उत्तर होता है ये। समझ गए? सारी थ्योरी क्लियर होगी, वो कैसे पूछे आपको, पूरा का पूरा मैटर क्लियर होना चाहिए। समझ में आई इतनी बात? मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, मेटल नॉन मेटल। परमाणु हो गया खत्म। वेलकम।